हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्कस एकेडमी पर। पिछली दो वीडियोस में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के बारे में पढ़ा, जाना और समझा है। अगर आप ये वीडियो पहली दो वीडियो देखे बिना ही देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले बाकी की पहली की दो वीडियोस देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी और बाकी आने वाली वीडियोस भी। पिछली दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर में ये समझा कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म की भावना कैसे जागृत हुई, यूरोप का क्या केस था, यूरोप में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और मिडिल क्लास कैसे निकलता है। इन सब सारी चीजों को हमने 8, 9, 10 टॉपिक्स में कवर किए थे। अब आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है चार, जिसके बारे में हमने बात करनी है। पहले बारे में जो आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे वो पहला है कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवाद। ये क्या होता है। फिर बात करेंगे कि लेफ्ट और राइट विंग। आप आज भी बहुत सुनते होंगे कि ये लेफ्ट विंग का है, ये राइट विंग का है। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिक्स में क्या होती है। और तीसरा टॉपिक आज हम कवर करेंगे ट्रीटी ऑफ वेना। वेना जो ऑस्ट्रिया में है, तो वहां पे जो ट्रीटी हुई 1815 में, ट्रीटी ऑफ वियना, ये है क्या और किस बारे में बात करती है। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि द रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या और ये कौन थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। पहले इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस टॉपिक से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हमारे घरों में जैसे आज की जो पीढ़ी है, समटाइम्स वी कैन कैलकुलेट, इसमें हम अपने मम्मी पापा को भी ले सकते हैं। उनको एक्सक्लूड करते हुए अगर हम अपने परिवार में जैसे अपने बाबा दादी, नाना नानी या और भी समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 70, 75, 80, 90 इस एज के हैं, आप कभी उनसे वार्तालाप करिए, संवाद करिए, बात करिए। कई सारी चीजों में उनके थॉट आपसे बहुत भिन्न होंगे। वो कहेंगे अरे यार नालायक हो क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं गलत। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है और ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं। मैटर बस ये है कि उनके समय में जो उनकी विचारधाराएं बनी, उनकी सोसाइटी को देख करके उन्हें लगता है वही सही है। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज भी हमारे यहां गर्ल चाइल्ड का डेथ रेट काफी ऊपर है। रीजन क्या है कि आज भी लोग समझते हैं कि यार बेटा चाहिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। बट ये दलील अगर आप किसी बुजुर्ग से देंगे तो उसका सिनारियो ही कुछ और होगा, क्योंकि उसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स, एक विचारधारा यहां बैठा दी गई है कि यही सोसाइटी की विचारधारा है और आपको यही मानना चाहिए। और चूंकि काफी लंबे समय तक उन्होंने ये देखा है, उस वजह से उनको यही सत्य लगता है। तो कंजर्वेटिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, कि जो सिंपल ट्रेडिशंस, कल्चर चल रहे हैं या जो वैल्यू सोसाइटी में है वही सही है, वही अच्छी है और इनको बदलना मत। दे आर गुड, बेटर एंड बेस्ट। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर नटशेल में कहें तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी रिलीजन, कास्ट, जिससे भी रिलेटेड विचारधाराएं हैं, वो सही है और इनको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। तो कंजर्वेटिज्म क्या बात करता है कि प्रमोट और प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम एंड वैल्यूज, कि जो है वो बहुत अच्छा है, इसको बदलो मत, इसको प्रमोट करो और इसको प्रिजर्व करो। यह है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद या रूढ़िवादिता। अब लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स कैसे कंजर्वेटिज्म से जुड़ी है मैं समझाता हूं। देखिए, जब फ्रांस में, क्या समझते हैं, फ्रांस में जब टैक्स बढ़ाने की बात हुई थी
लुई 16 के समय पे, तो वहां एक रूल था कि वर्साई के महल में जो किंग था वो तीनों स्टेट के लोगों को बुलाता था और वोट पड़ता था, और उसके बाद जो चेंज होता था। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, ये था किंग का सीट, यहां बैठते थे फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग, और जहां ऐसे खड़े हो जाते थे थर्ड स्टेट के लोग। ये सिनारियो था। अब देखिए हुआ क्या, जब टैक्स बदलने की बात हुई तो किंग ने कहा कि जो लोग चाहते हैं ये टैक्स बदले, अब ये किंग है तो किंग का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, किंग का राइट मेरा राइट, तो जो लोग ये चाहते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म आ रहा है वो आए, यानी कि क्या है, टैक्स बढ़े, चेंज ना कुछ हो सोसाइटी में, टैक्स की देनदारी के मामले में कोई चेंज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है टैक्स आए। और यहां डिमांड क्या थी कि जो टैक्स का सिस्टम है वो बदला जाए, तो किंग ने कहा चलिए वोट करा लेते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि टैक्स जो बढ़ रहा है बढ़ता रहे और सोसाइटी में चेंज आए, तो जो चेंज चाहते हैं वो मेरे लेफ्ट को आ जाए, और चेंज नहीं चाहते हैं कि जो सोसाइटी में टैक्स की देनदारी है वो बराबर वही रहे, बस टैक्स का रिफॉर्म मतलब टैक्स बढ़ाने की बात को आगे बढ़ा दिया जाए। तो ओवरऑल जो चेंज चाहते हैं वो लेफ्ट में बैठेंगे और जो चेंज नहीं चाहते हैं वो राइट में बैठेंगे। तो यहां से विचारधारा निकली कि जो ये चाहता है कि ये जो सोसाइटी है जो चली आ रही इसमें चेंज हो, उसको बोला गया लेफ्ट विंग, उसको बोला गया लेफ्ट विंग। और जो ये चाहता है कि सोसाइटी जैसी आ रही है वैसी ही चलती रहे और इसमें कोई चेंज ना हो, उसको बोला गया राइट विंग। इसी वजह से इसका नाम पड़ा लेफ्ट और राइट विंग। जो चेंज चाहते थे वो किंग के लेफ्ट में बैठे, जो नहीं चाहते थे वो किंग के राइट में बैठे, इसीलिए इसको नाम दिया गया लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो अब आज के केस में अगर आप पूछेंगे कि सर आप बताइए लेफ्ट और राइट विंग क्या होगा, तो अगर रिलीजन के पर्सपेक्टिव के व्यू से देखा जाए, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से व्यू से देखा जाए, तो लेफ्ट विंग यानी कि क्या कह रहा है, चेंज आए। आप बताओ इस समय सबसे ज्यादा चेंज की बात कौन कर रहा है? इससे ज्यादा सबसे ज्यादा चेंज की बात कर रही है कांग्रेस, कि बीजेपी को हटाना है, इसका ये नारा है, उसका ये नारा है, हमको संविधान को बचाना है। मतलब वो बात कर रही है कि सोसाइटी में चेंज लाओ, इस पार्टी को हटाओ और एक जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है उसको खत्म करो। एक चेंज वो बेहतर अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। यहां मैं इस कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, बात हो रही है कंजर्वेटिज्म की, लेफ्ट विंग और राइट विंग की। लेफ्ट विंग यानी कि चेंज की बात कांग्रेस कह रही है, वी नीड ए चेंज, वेयर बीजेपी कह रही है नो चेंज रिक्वायर्ड, जो चीजें चल रही हैं चलती आए, दिस इज बेस्ट। तो बीजेपी आज के सिनारियो में राइट विंग पार्टी कही जाएगी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल जो है वो लेफ्ट विंग कही जाएगी। तो कंजर्वेटिज्म और लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स के कैसे जुड़ा हुआ है हमने ये समझा। अब इसके बाद आप समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना जो थी वो क्या हुई। देखिए ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटो अगर पूछा जाए कि ट्रीटी ऑफ वियना आखिर हुई क्या, मतलब था ट्रीटी ऑफ वियना का होना और क्यों हुआ। तो देखिए 1815 में नेपोलियन मर जाता है। अब जब नेपोलियन मरता है तो जो यूरोप की पावर थी जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ये 4 मेजर पावर्स थी, ये वियना में मिलते हैं। और इनका एक सोल गोल जो होता है, हम कह सकते हैं इस ट्रीटी का, उसका मेन गोल होता है
कि जो मोनार्की थी जिसको नेपोलियन ने खत्म किया था, इसको रिस्टोर करना। अगर आपसे कोई एक लफ्ज में पूछे कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन गोल क्या था, तो ये था ट्रीटी ऑफ वियना का मेन गोल कि यूरोप में मोनार्की को फिर से रिस्टोर करना और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना। और ये वर्ल्ड ऑर्डर कौन कौन करेगा? मोनार्क। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वियना जब बैठी तो इसमें क्या किया गया, फ्रांस में जो बॉर्बन राजवंश था जिसको जो है नेपोलियन ने हटा दिया था, इसको फिर से रिस्टोर किया गया और फ्रांस में इसको आगे लाया गया कि अब आप राज करेंगे फ्रांस में। तो बॉर्बर वंश के लोगों को, बॉर्बर वंश के को जो है वो ऑर्डर में लाया गया ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू। और उसके बाद फ्रांस की जो टेरिटरी थी, फ्रांस की जो बॉर्डर थी, उसमें कुछ स्टेट्स को स्टेब्लिश किया गया, जिसमें से सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो नॉर्थ में नीदरलैंड था, जिसे बेल्जियम भी जुड़ा हुआ था, कि फ्रांस जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना कर सके। और ऐसे ही 2-3-4 वंशों को और फ्रांस में लाया जाता है इस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू, कि वो फ्रांस जो अपना एक एक्सपेंशन कर रहा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नेपोलियन के समय में किया, वो फिर से कोई फ्रांस में ऐसा ना आए कि जो एक्सपेंशन करे। और चूंकि इसमें जो है ब्रिटेन थे, प्रशा था, रशिया था और ऑस्ट्रिया था, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। तो रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है कि भाई अब ये लीजिए और आप जो है इस पे अपना अधिकार जमाइए। ऐसे कुछ लोग, सब लोग थोड़ा बहुत लेते हैं। लेकिन अगर मेन मोटो कहा जाता है कि आपसे कि व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में हुई थी, इसको एक बार आप पढ़िएगा कि मतलब ध्यान से देखिएगा कि वियना जो है ऑस्ट्रिया में है। तो ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ हुई? ऑस्ट्रिया में। कब हुई? 1815 में। और मेन गोल क्या था इसका कि जिन 4 मेन पावर्स ने नेपोलियन को मिलकर के हराया था, किसने? ब्रिटेन, प्रशा, रशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर के एक ट्रीटी साइन की, एक बातचीत बैठी और ये कहा कि अब मोनार्की को यूरोप में रिस्टोर किया जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जाएगा सामने। और ये वर्ल्ड ऑर्डर कौन करेगा? हमेशा मोनार्क। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन गोल था टू अबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और व्हाटएवर वाज दैट टाइम वी कैन कॉल, एंड रिस्टोर द मोनार्की सिस्टम इन द एंटायर यूरोप। और इसी के साथ साथ इसी को करने की आगे प्रक्रिया में सबसे पहले फ्रांस में बॉर्बन राजवंश को रिस्टोर किया जाता है और इसको कई सारे पावर दिए जाते हैं। साथ साथ इसकी टेरिटरी पे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कई सारे जो स्टेट स्टेब्लिश किए जाते हैं कि इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना हो पाए। तो ये थी ट्रीटी ऑफ वियना। अब ये रिवॉल्यूशनरीज जो टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज क्या होता है। एक बात समझिए आप, मुझे लगता है ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ने के बाद ये टॉपिक रिवॉल्यूशनरीज क्लियर हो गया होगा। मैं क्यों ये बोल रहा हूं समझिएगा। जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है तो कहा जाता है कि मोनार्की को रिस्टोर किया गया। अब बात समझिएगा, जिसको कुछ समय पहले लात मार करके हटा दिया गया, अब उसको फिर से पावर दी गई, पोजीशन दी गई, पैसा दिया गया। अब वो क्या पहले वाले समय से खतरनाक नहीं होगा? अब वो अपना बदला निकालेगा कि तुम ही लोग थे, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ऐसा ही अलग अलग जगहों पे होना शुरू होता है। जो मोनार्क रहते हैं वो काफी अत्याचारी हो जाते हैं। कोई भी इंसान जो लिबर्टी, फ्रीडम, राइट, इनकी बात करता है ना, इनको तुरंत मार दिया जाता है। कैसी लिबर्टी, कैसा फ्रीडम और कैसा राइट?
हु आर यू। रहना है तो मेरी मर्जी से रहो, मेरे रूल्स फॉलो करो, आपको कोई राइट नहीं दिया जाएगा। तो एक स्लेव होता है ना, स्लेव, समझना, एक स्लेव होता है। ये दशा हो गई थी आम लोगों की, एक स्लेव की तरह रख दिया गया था। तो इस चीज से परेशान होकर के ही लोगों ने रिवॉल्यूशन किया कि ये चीज तो नहीं बर्दाश्त हो पाएगी बॉस, नहीं बर्दाश्त होगा। मैं आपके कंट्री का, आपकी टेरिटरी का नागरिक हूं, कोई आपका दास नहीं, जो आप जैसा चाहिए मुझसे व्यवहार करिए। मैं अगर फ्रीडम की बात करता हूं तो आप मुझे मार नहीं सकते हैं। तो द रिवॉल्यूशनरीज का मतलब वो लोग जो इस मोनार्क से परेशान हो गए थे और अंत में अलग अलग छोटे छोटे क्लब्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये 1 2 3 4 कंजर्वेटिव, लेफ्ट एंड राइट विंग, ट्रीटी ऑफ वेना और द रिवॉल्यूशनरीज। आज की वीडियो में हमने इस 4 टॉपिक को कवर किया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये 30-30 मिनट या 40 मिनट या 25 मिनट की वीडियो क्यों बना रहे हैं। आप इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 2-2 घंटे की वीडियो बना दीजिए। आई कैन डू दैट एज वेल, बट चूंकि ये चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्टेड है या वर्ल्ड हिस्ट्री है, और हम जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना एज एन इंडियन की, इंडिया की, तो वी फील इंडल्ज। हाँ यार, मेरे देश में ये हो रहा था, ऐसा था, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगती है कि हाँ मेरे देश में हो रहा था, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हम इसको बात करते हैं ना, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। हम जर्मनी नहीं गए हुए हैं, हम ऑस्ट्रिया नहीं गए हुए, हम नहीं जानते वहां के लोगों के बारे में, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। छोड़ो यार, जो होगा चलो रट लेंगे। लेकिन जब आप 2-2 3-3 4-4 टॉपिक्स एक बार में पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि बात क्या हो रही थी। चूंकि 15-20 मिनट की वीडियो है, आप ध्यान से उसको देखते भी और समझते भी और दिमाग में एक फीलिंग भी आती है। बट वो जब 2 घंटे की वीडियो होगी ना, तो वीडियो के ऊपर ही अगर लिखा हुआ 2 आवर, तो वो देखते ही आदमी स्किप कर देता है कि 2 घंटा कौन ही पढ़ेगा, और फिर ये चैप्टर कभी तैयार नहीं हो पाता है। और इस चैप्टर के बाद का जो चैप्टर है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम एक बहुत ही अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को 3-3 4-4 टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं, जिससे आप इंडल्ज फील करिए और आप एक्साइटेड रहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप्ड रहे कि अब इसके बाद क्या होगा। रिवॉल्यूशनरीज आए तो अब ये क्या करेंगे, क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी और पुरानी दोनों वीडियो भी देखनी पड़ेंगी, जो यहां तक बात कैसे आई। तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो की लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। इस वीडियो की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप प्रेस करके टेलीग्राम चैनल जो विस्कस अकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो होप करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी मजेदार सी वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।